Hello student, today I am teaching you social science for class 8 and today we will discuss our topic Battle of Buxar 1764. This is the topic is given in your geography book of your second chapter. Okay. So when Mir Zafar could not meet the every growing demands of the company, तो मैंने आपको बताया था कि मीर ज़फ़र जो एक पपेट रूलर था, ठीक है, जिसने अपने राजा सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स से हरवा के उनको मरवा दिया था, ठीक है, और उसके बाद वो खुद राज करने लगे थे, ठीक है। नाउ बैटल ऑफ बक्सर में जो मीर ज़फ़र कुड नॉट मीट द एवर ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द कंपनी, अब वो कंपनी की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज डिपोज्ड एंड रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम एज द नवाब ऑफ बंगाल। तो इस वजह से उनको हटा के मीर कासिम को नया नवाब बनाया गया बंगाल का, बट मीर कासिम रिफ्यूज टू बी अ पपेट रूलर। अब जो मीर कासिम थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स के पपेट बनने से मना कर दिया। He tried to improve the administration of Bengal and its army. ये चाहते थे कि बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर सुधरे, यहाँ की आर्मी में सुधार हो। He trained his soldiers on the line of the European army. इन्होंने सोल्जर्स को ट्रेंड किया और यूरोपियन आर्मी को बढ़ावा दिया। He also tries to stop the corrupt trade practice of the company officials. और इन्होंने कोशिश की कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो अननेसेसरली इंडिया से गुड सप्लाई हो रहा था उसको भी ख़त्म किया जाए। और दूसरा जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो ट्रेड वाली पॉलिसी ख़त्म कर दी थी, उस पॉलिसी को एज इट इज़ रखा जाए। सो एज अ रिज़ल्ट ही वॉज ओवरथ्रोन एंड टर्न आउट ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो इसको जो मीर कासिम था, इनको इनके पर्टिकुलर थ्रोन से इनको हटा दिया गया, ठीक है, एंड टर्न आउट ऑफ बंगाल एंड बिहार। सो इन द बैटल ऑफ बक्सर द ब्रिटिश आर्मी ऑफ 18,000 मैन डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ द अवध एंड मुगल एम्परर हु हैड 40 to 60,000 सोल्जर्स। तो जो बैटल ऑफ बक्सर था, इसमें ब्रिटिश आर्मी के 8,000 मैन्स को डिफीट किया गया, ठीक है, एंड कंबाइंड आर्मीज ऑफ, इसमें अवध और मुगल के भी एम्परर की आर्मीज थी, एट 40 to 60,000 सोल्जर्स इसमें थे। सो इन द बैटल ऑफ बक्सर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मीर कासिम, जो ब्रिटिश और कासिम के बीच में लड़ाई हुई थी, द लेटर फॉर्म्ड द अलायंस विद द नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला एंड अ मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। तो उसके बाद फिर जो अवध के जो थे राजा सिराजुद्दौला, ठीक है, ये और दूसरे जो मुगल के थे शाह आलम सेकेंड, इनकी आपस में इन्होंने कंबाइन कर लिया एंड देयर कंबाइन आर्मी मेट द ब्रिटिश फोर्स एट द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। और दोनों ने ही अपनी आर्मी को कंबाइन करके बैटल ऑफ बक्सर 1764 अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के लड़े, वेयर द इंग्लिश डिफीटेड देम, और जिसकी वजह से इंग्लिश, इनकी जनता कम थी, सोल्जर्स कम थे, तो बैटल ऑफ बक्सर में जो इंग्लिश थे, इन्होंने उनको डिफीट कर दिया। दस वाइल इन पालसी द ब्रिटिश डिफीटेड अ यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड नवाब एंड दैट टू थ्रो टेरिटरी इन बक्सर द ब्रिटिश डिफीटेड 3 पावरफुल एंड बिटर हार्ड रूलर्स, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इनको डिफीट कर दिया गया, ये नए नए नवाब थे, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस बैटल द पावरफुल नवाब ऑफ अवध वॉज लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ ब्रिटिश। अब जो वहाँ के नवाब थे, जो वो डर के मारे वहाँ से हट गए, एंड द मुगल एम्परर बिकम अ प्रिजनर ऑफ ब्रिटिश। फिर मुगल एम्परर ब्रिटिशर्स के प्रिजनर्स बन गए। From the Nawab of Bengal, the British got the right of Diwani or the right to collect the land revenue of Bengal, Bihar and Odisha. उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू गेट करना शुरू किया बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में,
Thus, a dual government was established in Bengal where British collected land revenue, but the internal administration of maintaining law and order, defense of the state remained with the Nawab. अब ओवरऑल देखा जाए तो पावर तो ब्रिटिशर्स के पास थी, लेकिन इंटरनली अभी भी पावर नवाब्स के पास थी. सो दस नवाब हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल पावर दैट वॉज विद द ब्रिटिश. अब नवाबों के पास पावर तो बहुत थी, लेकिन जो फाइनेंशियल मेन पावर थी वो थी ब्रिटिशर्स के हाथ में. So now the rich revenues collected from the Bengal provinces could easily meet the expenses of East India Company, especially in matters of trade and maintenance of the troops. तो यहाँ पे जो रिच रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उस पर्टिकुलर अमाउंट से जो जो आर्मी थी उसके मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता था, और ट्रेड में भी उस पैसे का यूज़ किया जाता था. नाउ एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज रूल इन इंडिया. So the British supremacy was established mainly by two methods. तो ब्रिटिशर्स की जो पावर थी वो दो तरीक़ों से थी, एक तो डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट एनेक्सेशंस. सो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, पंजाब एंड सिंध वर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एनेक्सेशंस. सो धीरे धीरे उन्होंने मैसूर, पंजाब, सिंध ऐसे बहुत से एरियाज़ को अपने अंडर ले लिया. The British also subdued Marathas through war, और मराठास को भी इन्होंने हराया. On the other hand, subsidiary alliance and dictatorial of lapse are examples of indirect annexations. ठीक है, और फिर जो छोटी छोटी जो टेरिटरीज थी वो इनके साथ खुद ही मिल गए. Now conquest of Mysore. So the South Indian state of Mysore had become strong under the leadership of Hyder Ali and his son Tipu Sultan. साउथ जो मैसूर स्टेट है, यहाँ की जो लीडरशिप थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और हैदर अली के हाथ में थी, जो कि टीपू सुल्तान का सन था. सो टीपू सुल्तान टूक अप आर्म्स विद द ब्रिटिश when he stopped the export of people and carried him through his port and stopped permitting the local merchants from trading with the company. अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनसे व्यापार करना मना कर दिया था लोगों ने, क्योंकि as Sultan said, and his port and stopped permitting the local merchants from trading with the company. जो कंपनी के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे उनका मर्चेंट करना स्टॉप कर दिया. ही ऑल्सो स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच. ठीक है, और फ्रेंच की हेल्प से उन्होंने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज कर लिया था. ठीक है, मैसूर के जो राजा थे हैदर अली. द ब्रिटिश वांटेड टू क्रश द रूल ऑफ मैसूर. अब मैसूर के जो राजा थे उनको भी ब्रिटिशर्स ख़त्म करना चाहती थी. हु वांटेड टू अरेस्ट देयर इंडिपेंडेंस. वो वहाँ की आज़ादी को ख़त्म करना चाहते थे. सो द ब्रिटिश फॉट 4 wars with Mysore respectively in 1767, 69, 1780 to 84 and 1790 to 92 and in 1799. So in the first 2 wars neither side won. दोनों में से कोई भी साइड वॉन नहीं हुई. बट in the third Anglo-Mysore war fought between Tipu Sultan and British, Tipu Sultan was defeated. तो टीपू सुल्तान के साथ जब लास्ट 4th बैटल लड़ी गई तो टीपू सुल्तान उसमें हार गए. टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड. आफ्टर द डिफीट इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर्स, टीपू हैड टू साइन द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम नेम्ड आफ्टर हिज कैपिटल. तो श्रीरंगपट्टम ये पर्टिकुलर जगह पर उन्होंने ट्रीटी साइन करी. ठीक है, तो टीपू हैड टू गिव अवे हाफ ऑफ हिज किंगडम and hand over 2 of his sons as hostage to the British. ठीक है, तो आधा किंगडम उन्होंने ब्रिटिशर्स के हाथ देना पड़ा. फाइनली इन द 4th Anglo-Mysore War, टीपू वॉज डिफीटेड एंड किल्ड वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम. जब उसने अपने कैपिटल को सेव करना चाहते थे तो उनको मार दिया गया, डिफीट कर दिया गया. ठीक है, नाउ वॉर विद द मराठास. सो The British regarded the Marathas as their greatest rivals. अब ब्रिटिशर्स
मराठास को भी अपना ग्रेट रिवल्स मानते थे, ठीक है, जो उनके अगेंस्ट खड़े थे. द मराठास वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस अंडर डिफरेंट sardars or chiefs belonging to dynasties such as Sindh and Holkars and Gaikwads and Bonslas. So these are the some particular areas where Marathas density was on that time. So these chiefs were united under the leadership of Peshwa. तो जो पेशावा थे उनके अंदर ये कुछ टेरिटरीज थी. was the administration and military hand. ठीक है, तो वो मिलिट्रीज के हैंड में थे वो पर्टिकुलर एरियाज. ठीक है. द ब्रिटिश कुड सप्रेस द मराठास आफ्टर 3 एंग्लो-मराठास वॉर्स. सो द मेन वीकनेस ऑफ मराठास वॉज देयर पॉलिटिकल डायनेसिटी. द ब्रिटिश कुड डिफीट ऑल द मराठास चीफ. तो मराठास के केस में ये था कि सबके अंदर एक यूनिटी नहीं थी और ब्रिटिशर्स को ये पता हो गया था. तो दैट्स वाई इट बिकम वेरी इजी फॉर द ब्रिटिशर्स टू डिफीट ऑल द मराठास चीफ कंबाइनली. सो देयर टेरिटरीज वर रिड्यूस्ड टू स्मॉल साइज. दे वर कंपेल्ड टू साइन सब्सिडरी अलाइंसेज विद द ब्रिटिश एंड बिकम देयर डिपेंडेंट अलाइंसेज. सो इनको सबने ब्रिटिशर्स ने एक ट्रिटी साइन करवाई, एक पॉलिसी साइन करवाई, उसके बाद ये सेपरेट हो गए. सो डिफीट ऑफ द मराठास मेड द इंग्लिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया. तो मराठास को हराने के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास एक सुप्रीम पावर आ गई. द ब्रिटिश ऑल्सो कॉन्कर्ड सिंध इन ऑर्डर टू सप्रेस पॉसिबल रशियन इन्फ्लुएंस ओवर इंडिया. द ब्रिटिश feared that Russian might try to enter India from the northwest in order to secure control over the northern west. The British fought a prolonged war with Afghanistan and established an indirect rule there. The British also took over Sindh. तो सिंध भी उन्होंने अपने अंडर कर लिया. Now proceed about this topic. We will continue in next video. Thank you and have a nice day.